ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भाटी सर एक बार और आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। बात कर रहे थे पिछले वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बात की हमने शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान किसे ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता किसे है, इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा चल रही थी। उसी चरण में हम बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता को लेकर के कि इसकी आवश्यकता किसको है, शिक्षक को है, इसकी उपयोगिता किसको है, शिक्षक को है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या क्या निर्देश देता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या क्या ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक को जो ज्ञान प्रदान शिक्षा मनोविज्ञान करता है वो किसके संबंध में करता है, शिक्षक के संबंध में, बालक के संबंध में। वो हमने बात करते कि क्या शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को उसके और बालक के अलावा भी किसी को ज्ञान प्रदान करता है क्या, किसी और के संबंध में। या घुमा करके कई बार ऐसी एक प्रश्न और व्यवहारिक बन जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को शिक्षक के संबंध में तो ज्ञान प्रदान करता ही है, साथ साथ में छात्रों के संबंध में भी करता है जिनको वह पढ़ाएगा। शिक्षक और छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम का भी ज्ञान शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान प्रदान करता है। अब ये बिंदु क्या है, उसी कड़ी में चर्चा कर रहे थे हम। क्या शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ज्ञान प्रदान करता है, स्वयं के ज्ञान का संबंध जहाँ विषय के ज्ञान से है और तैयारी का संबंध जहाँ पर शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार होकर के विद्यालय आना, उससे रखा जाए। बात की कि एक शिक्षक को बाल अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, बात की कि एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं कि क्लास में बैठे हुए बच्चे एक समान योग्यता को लिए हुए नहीं होते हैं, कुछ पिछड़ी बुद्धि के हैं, कुछ मंद बुद्धि के हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के हैं, कुछ प्रतिभाशाली बुद्धि के हैं। अलग अलग बुद्धि लब्धि को लेकर के बच्चे क्लास में उपस्थित होते हैं, शिक्षक के सामने। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है, जिस कारण से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ये निर्देश देता है कि आपको बुद्धि लब्धि का ज्ञान होना चाहिए। कि क्या है बुद्धि लब्धि, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बुद्धि लब्धि का ज्ञान करवाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान प्रदान करवाता है कि एक बालक जिस वातावरण से सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, जिस वातावरण से वो क्लास में आ रहा है, उसी वातावरण को वो क्लास में प्रसारित करने का प्रयास करता है। तो एक बालक का वो व्यवहार जहाँ एक और कक्षा को प्रभावित भी कर सकता है, तो इसका भी ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए कि बालक कौन से वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है और बालक किस वातावरण से विद्यालय में आ रहा है। जिस वातावरण से बालक आएगा उसी वातावरण को वो क्लास में प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा और वो वातावरण उसके साथियों को भी प्रभावित करेगा। तो इस कारण से एक बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान भी किसको होना चाहिए, शिक्षक। शिक्षक को बुद्धि लब्धि का ज्ञान हो, शिक्षक को वंशानुक्रम वातावरण का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को कक्षा में अनुशासन कैसे स्थापित करे उसका भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक बालक की मनस्थिति को जान करके फिर अपना व्यवहार करे। बालक क्लास में बैठा है, कहीं डर में नहीं है, भय में नहीं है, कहीं शारीरिक पीड़ा नहीं हो रही हो, कोई तनाव में तो नहीं है, उन सब इत्यादि जानकारी को शिक्षक को ध्यान में रखता है। तो बालक की अन्य आवश्यकताओं में बालकों की रुचियां क्या है, बालक की क्षमता क्या है, बालक की योग्यता क्या है, इत्यादि बातों को ध्यान में रख करके हमें शिक्षा प्रदान करती है। एक शिक्षक इन सब के साथ साथ विद्यालय की आवश्यकताएं, उसका ज्ञान भी एक शिक्षक को होना चाहिए। कई बार मैनेजमेंट में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कक्षा व विद्यालय, कक्षा व विद्यालय की आवश्यकताओं का ज्ञान होना किसे चाहिए। ज़्यादातर सोचते हैं छात्रों को भी होना चाहिए। क्यों? अगर छात्र को ही कक्षा और विद्यालय ज्ञान हो आवश्यकताओं का, कई सोचते हैं अभिभावक को होना चाहिए।
कहीं सोचते हैं समाज में रहने वाले बुजुर्गों को होना चाहिए, कहीं सोचते हैं वहाँ के सरपंच को होना चाहिए। अरे साहब, विद्यालय की जो समस्याएं होती है, कक्षा की जो समस्याएं, कक्षा व विद्यालय की जो आवश्यकताएं, उनकी समस्याओं का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान निर्देश देता है, हे शिक्षक, कक्षा और विद्यालय की आवश्यकता ज्ञान तुझको होना चाहिए। क्लास में दरी की व्यवस्था है या नहीं, कक्षा में प्रकाश की व्यवस्था है या, कक्षा में हवा की व्यवस्था है या नहीं, विद्यालय में ठंडे पानी की व्यवस्था, छाँव की व्यवस्था, खेल के मैदान की व्यवस्था, चारों तरफ चार दीवारी की आवश्यकता, इन सब अनेक आवश्यकताओं की जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक को निर्देश दिया जाता है कि शिक्षक जो पढ़ाई करा रहा है, वो जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम कैसा हो, उसका ज्ञान भी किसे होना चाहिए पाठ्यक्रम का। क्या छात्रों को होना चाहिए कि भाई मेरा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए? शिक्षक पाठ्यक्रम का ज्ञान, पाठ्यक्रम का भविष्य लक्ष्य होना कि एक क्लास में पढ़ाया गया ज्ञान दूसरी क्लास में काम आए, दूसरी क्लास का ज्ञान तीसरी में काम आए, तीसरी क्लास का ज्ञान चौथी क्लास में काम आए। इस प्रकार से पाठ्यक्रम हमारा चरण बर चरण एक कड़ी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो शिक्षा पद्धति में जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति है, उसमें पहली से लेकर के 10वीं तक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है पाठ्यक्रम। उसका ज्ञान के बच्चा किस आयु में कितने उसको ज्ञान की आवश्यकता है, कितनी उसकी क्षमता है, उसके आधार पर वो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, पाठ्यक्रम रुचिकर हो, पाठ्यक्रम भविष्यलक्षी हो, जो आगे उसके भविष्य में काम आए, रुचिकर हो, जिस कारण से बच्चा कम से कम किताब तो खोले, किताब खोलेगा तो रुचि बनेगी। कई तो किताबें देखते ही रुचि खत्म हो जाती है बच्चों की। तो किताबें आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ही चित्र के साथ हो, छोटे छोटे बच्चों की किताबें आप देखो तो वो इसलिए है कि वही शिक्षा मनोविज्ञान निर्देश दे रहा है कि कम से कम पाठ्यक्रम रुचिकर हो, जिससे बच्चा रुचि के साथ किताबों को खोले। तो ऐसी अनेक विशेषताएं, अनेक बातें, व्यवहारिक बातें, इसका ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को कराता है। मनोवैज्ञानिक एलिस क्रो का ये मानना कि एक अध्यापक को, एलिस क्रो नामक मनोवैज्ञानिक का ये मानना कि एक अध्यापक को अपने शिक्षण में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, जिससे एक सफल अधिगम हो सके। तो ये कथन जो एलिस क्रो ने दिया वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में दिया। एक अन्य नाम जो बार बार कई बार पूछा जाता है, क्रो एंड क्रो, उन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण कथन दिया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने के अनुभवों का वर्णन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। जॉन डेवी कहते ही हैं कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो सीखता है, अपने व्यवहार में सीख करके जो परिवर्तन करता है, तो सीखने के अनुभवों का वर्णन जो करता है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये कथन क्रो एंड शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कई बार एक परिभाषा जो सबसे महत्वपूर्ण, कई बार परिभाषाओं के तौर पर ये पूछी गई, बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा वाटसन महोदय की, कि मुझे एक स्वस्थ बालक दो, मैं उसे अच्छे से अच्छा जज या चोर बना सकता हूँ। उन्होंने भी ये परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में दी कि बालक का व्यवहार जान करके फिर हमें उनके साथ व्यवहार करें। बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञान को जान करके, उसकी योग्यता को जान करके, उसकी क्षमताओं को जान करके उसके साथ व्यवहार करना, उसे कार्य देना। वाट्स कि मुझे एक स्वस्थ बालक दो, मैं उसे अच्छे से अच्छा जज या चोर बना सकता हूँ, उसकी योग्यताओं को जान करके। बालक स्टीफन नामक मनोवैज्ञानिक ने यह बात बताई कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, शैक्षणिक विकास का क्रम से अध्ययन करने वाला विज्ञान है ये शिक्षा मनो। तो इन्हीं महत्वपूर्ण परिभाषाओं में कि शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और उपलब्धियों का प्रयोग होना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ये कथन किसका है? कई बार ये परिभाषा पूछी जो कॉलसेनिक महोदय द्वारा दी गई कि शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और उपलब्धियों का प्रयोग होना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, कॉलसेनिक। एक अन्य परिभाषा
जो हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके, स्किनर महोदय। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में एक परिभाषा स्किनर कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने से, और शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता एक शिक्षक। तो ये विभिन्न बिंदु जो दिए वो स्किनर ने दिए। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रूसो नामक महान दार्शनिक ने मनो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया। शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा की जाए आगे चलकर तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, इसके विकास को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा जाता है हमें एग्जामों में कि शिक्षा मनोविज्ञान का उदय कब हुआ, कहाँ हुआ। उन्हीं प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का उदय सन 1900 में होता है। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उदय अमेरिका में होता है। अमेरिका में। और 1920 में यह शिक्षा मनोविज्ञान अपनी स्वतंत्र शाखा के रूप में उजागर होने लगा, विकसित होने लगा, चरम सीमा पर उसका विकास होने लगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उदय सन 1900 में अमेरिका में होता है। 1920 में ये स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित और उदय होने लगा। जबकि कई मनोवैज्ञानिकों का ये मानना कि शिक्षा मनोविज्ञान तो एक नवीन अवधारणा नहीं है, ये तो प्राचीन काल से ही चली आ रही। उसी प्राचीन काल की अवधारणाओं को मानने वालों में अगर हम चर्चा करें तो कौल सैनिक का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उदय तो प्राचीन काल में ही हो गया था। तो कौल सैनिक ने ये माना कि शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन अवधारणा नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान का उदय तो प्लेटो के समय से ही हो चुका है। प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी, जो भय और दंड पर आधारित थी, वो भी एक मनोविज्ञान है। उस दंड और भय में आकर के जो बालक पढ़ते थे वो भी एक मनोविज्ञान था। तो प्लेटो का ये मानना, कौल सैनिक का ये मानना कि साहब शिक्षा में मनोविज्ञान का समावेश तो प्लेटो के समय से ही हो चुका है, इसमें नया क्या है। जबकि एक अन्य मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय का ये मानना कि शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के समय से ना होकर अरस्तु के समय से। अरस्तु जो सिकंदर महान का गुरु था, अरस्तु के समय से स्किनर ने यह माना कि शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रारंभ तो अरस्तु के समय से ही हो चुका। तो तीन ये व्यवहारिक कथन जो परीक्षा की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके ध्यान में होने चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का उदय सन 1900 में अमेरिका में होता है। कई बार पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के उदय को लेकर के कि शिक्षा मनोविज्ञान का उदय कब हुआ, कहाँ हुआ। तो कुछ बच्चों ने मनोविज्ञान के उदय के चक्कर में उन्होंने उस प्रश्न को हल कर दिया। क्या शिक्षा मनोविज्ञान का उदय यूनान में हुआ और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? क्यों भाई? जब भी आप प्रश्न सॉल्व करें, मनोविज्ञान के प्रश्न अलग होंगे और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न अलग बनेंगे। मनोविज्ञान एक पूर्ण विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक कला भी है और विज्ञान भी है। मनोविज्ञान प्राचीन काल से चला आ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन अवधारणा जिसका उदय सन 1900 में अमेरिका में। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान पर कार्य जो किया गया, उल्लेखनीय कार्य करने का श्रेय जिस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है, जिस कारण से उस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग सर्वाधिक तरीके से करने के कारण, अब निगम में आप पढ़ेंगे संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, बिल्ली और पिंजरे का वो सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया, शिक्षा क्षेत्र के अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। तो वही थॉर्नडाइक जो अमेरिका का निवासी था,
थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जबकि ये प्रथम 4 प्रश्न अभी तक इन वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे। मनोविज्ञान का प्रथम और प्राचीन जनक अरस्तु, मनोविज्ञान का जनक और प्रतिपादक विलियम जेम्स, मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक जनक विलियम वुंट, मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न ये कई बार एग्जामों में आपको पूछे। इसी क्रम में अगर हम बात करें मारिया मोंटेसरी जो इटली की निवासी थी, आधुनिक युग की महान शिक्षिका के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। मारिया मोंटेसरी आधुनिक युग की महान शिक्षिका, जिन्होंने मोंटेसरी पद्धति जो खेल खेल से बच्चों को सिखाना, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्रदान करने की, तो मारिया मोंटेसरी आधुनिक युग की महान शिक्षिका मानी जाती है, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मोंटेसरी पद्धति को प्रतिपादित किया। जबकि एक अन्य नाम शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे प्रसिद्ध फ्रोबेल का, जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कार्य भी किया। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में खेल विधि का जनक इनको माना जाता है। खेल विधि, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि को प्रतिपादित किया। किंडरगार्टन विधि को प्रतिपादित, तो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के इन्हीं कई कथनों में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए शेयर किया और कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई कमी है तो वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।